जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक खास वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। ये अदालत के साथ चालाकी, ट्रिब्यूनल एक्ट मामले में केंद्र की मांग पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले आधी रात में अर्जी क्यों। अदालत के साथ ये चालाकी, सुनवाई के बीच केंद्र की मांग पर भड़के सीजेआई, बोले आधी रात को अर्जी क्यों। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। आज का वीडियो प्रकाश डालता है कि नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बीच में केंद्र सरकार के एक अनुरोध पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। केंद्र ने सुनवाई के दौरान इन याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की मांग की थी, जिसे लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद क्यों आई मांग? यह मामला मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष था। पीठ पहले ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुन चुकी थी। पिछली सुनवाई अटॉर्नी जनरल एजी आर वेंकटरमणी के अनुरोध पर स्थगित की गई थी, ताकि वह एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भाग ले सकें। सोमवार को जब केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने का अनुरोध किया, तो सीजेआई गवई ने इसे चौंकाने वाला बताया। सीजेआई गवई, जो 20 दिनों बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने कहा, हम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया से ऐसे रुख की उम्मीद नहीं करते कि वह अदालत के साथ इस तरह की चालाकी टैक्टिक्स करे। उन्होंने कहा, हमने याचिकाकर्ता के वकील और अन्य को योग्यता के आधार पर पूरी तरह से सुना। एजी ने एक बार भी यह संकेत नहीं दिया कि केंद्र इस मुद्दे को 5 जजों की बेंच को भेजने का अनुरोध करेगा। आधी रात को आवेदन दाखिल करने की उम्मीद नहीं थी। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा, हम इस आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर देंगे कि केंद्र सरकार बेंच पीठ से बचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सीजेआई जल्द ही पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें केंद्र सरकार से इस तरह की रणनीति की उम्मीद नहीं थी, वह भी सुनवाई से ठीक पहले आधी रात को एक आवेदन दाखिल करके। जब हम याचिकाकर्ताओं को पूरी तरह से सुन चुके हैं, तब केंद्र सरकार को इसे बड़ी बेंच के पास भेजने की दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एजी ने दी यह दलील। अटॉर्नी जनरल एजी ने स्पष्ट किया कि उनका या सरकार का ऐसा कोई इरादा कभी नहीं था। उन्होंने 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने की दलील का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ शामिल हैं, जो इसे संविधान पीठ द्वारा निर्णय के लिए एक उपयुक्त मामला बनाते हैं। केंद्र की अर्जी में क्या था? केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में कहा था, मौजूदा मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 145(3) के संदर्भ में मामले को कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना आवश्यक है। केंद्र द्वारा उठाया गया एक अन्य प्रश्न यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भारत संघ या संसद को किसी विशेष तरीके से और किसी अन्य तरीके से कानून न बनाने के लिए परमादेश मैंडेमस जारी करने की शक्ति है, और क्या ऐसी शक्तियों के पृथक्करण डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगी, जो संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। 7 नवंबर को अगली सुनवाई। हालांकि सीजेआई गवई की अगुवाई वाली बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वे दलीलों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले में 5 जजों की बेंच को भेजने की आवश्यकता है, तो वे स्वयं ऐसा करेंगे। इसके बाद पीठ ने अटॉर्नी जनरल को सुना, जिन्होंने ट्रिब्यूनल अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक समान सेवा शर्तें लाने वाले कानून का बचाव किया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। नमस्कार। भारत के सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में अदालत के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। इस पूरे टकराव की वजह बने ये शब्द, यह अदालत के साथ चालाकी है। और सोचिए, ये शब्द किसी वकील के नहीं थे, ये शब्द थे खुद भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई के। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरू से। तो देखिए, ये सब हुआ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर चल रही एक बहुत ही अहम सुनवाई के दौरान। मामला लगभग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था और तभी
कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अब यहाँ पर ना टाइमिंग बहुत दिलचस्प हो जाती है। चीफ जस्टिस गवाई के रिटायरमेंट में सिर्फ 20 दिन बचे थे और ठीक ऐसे नाजुक मौके पर सरकार एक ऐसी अर्जी लेकर आई जिसने पूरी सुनवाई का रुख ही पलट देने की कोशिश की। कोर्ट को लगा कि ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो अदालत की इस नाराजगी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ये देखना होगा कि सुनवाई में कब क्या हुआ। तो हुआ ये कि सबसे पहले केस में याचिकाकर्ताओं ने अपनी सारी दलीलें पूरी कर लीं, मतलब मामला अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद सरकार की रिक्वेस्ट पर सुनवाई को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब अगली सुनवाई से ठीक पहले, मतलब आधी रात को, सरकार ने एक सरप्राइज अर्जी दाखिल कर दी। और जब सुबह कोर्ट बैठी तो बेंच को इस अर्जी के बारे में आखिरी मिनट तक पता ही नहीं था। तो सवाल ये है कि इस आधी रात वाली अर्जी में आखिर था क्या? सरकार ने ऐसा क्या मांग लिया हा जिससे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? सरकार ने मांग की कि इस केस को मौजूदा 3 जजों की बेंच से हटाकर एक बड़ी 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया जाए। और ये मांग आई कब? ठीक तब जब दूसरी तरफ की सारी बहस खत्म हो चुकी थी। जाहिर है कोर्ट को ये एक सोची समझी चाल लगी। और बस यहीं से दोनों पक्षों में टकराव साफ दिखने लगा। एक तरफ कोर्ट को लग रहा था कि ये इस बेंच से केस हटाने की एक चालाकी है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि ये कोई चालाकी नहीं है, बल्कि ये तो जरूरी है क्योंकि इसमें कानून से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवाल शामिल हैं। तो चलिए अब जरा सरकार की दलीलों को भी गौर से समझते हैं। आखिर उनके कानूनी तर्क क्या थे? तो ये संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आखिर होती क्या है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बड़ी बेंच होती है। इसमें कम से कम 5 जज होते हैं और ये बेंच तभी बैठती है जब किसी केस में संविधान को समझने, उसकी व्याख्या करने से जुड़ा कोई बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल उठता है। सरकार ने बेसिकली 2 बड़े सवाल उठाए। पहला तो ये कि क्या कोर्ट यानी जुडिशरी पार्लियामेंट को ये आदेश दे सकती है कि वो कोई कानून कैसे बनाए? इसे लीगली मैंडेमस कहते हैं। और दूसरा सवाल ये कि अगर कोर्ट ऐसा करती है तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? अब ये शक्तियों का पृथक्करण हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है। मतलब बहुत सिंपल है। सरकार के 3 हिस्से हैं। विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका, जिसका काम है उसे लागू करना, और न्यायपालिका, जिसका काम है कानून की व्याख्या करना। और सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी एक हिस्सा दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो इतनी तीखी बहस और इस टकराव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या? तो देखिए, उस दिन कोर्ट ने ये किया कि सरकार की उस लेट नाइट अर्जी को फिलहाल के लिए तो खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले हम सरकार की पूरी दलीलें सुनेंगे और उसके बाद ही ये तय करेंगे कि इस केस को बड़ी बेंच के पास भेजने की ज़रूरत है भी या नहीं। और अब सबकी नज़रें टिकी हैं 7 नवंबर पर। इसी तारीख को इस केस की अगली सुनवाई होनी है और अब सरकार की बारी होगी कि वो इस कानून के बचाव में अपनी दलीलें सामने रखे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या अदालत में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक केस की कानूनी बहस तक ही सीमित था, या फिर ये भारत की न्यायपालिका और सरकार के बीच जो एक तनाव चल रहा है उसकी एक और बड़ी निशानी है? आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज सीधे सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं, जहां हाल ही में एक काफी महत्वपूर्ण मामले में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, नमस्कार। मामला है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ, उसकी संवैधानिकता पर सवाल है। लेकिन जो असल ड्रामा हुआ वो था केंद्र सरकार का एक अचानक उठाया गया कदम और उस पर कोर्ट की, खासकर चीफ जस्टिस की बहुत तीखी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो इस सुनवाई का ब्यौरा देती हैं। हाँ, उन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। और मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि सरकार ने अचानक ऐसा क्यों किया, कोर्ट इतनी नाराज क्यों हुई और इसमें कौन से बड़े कानूनी संवैधानिक मुद्दे उठ खड़े हुए हैं। चलिए इसी की तह तक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 का है। हाँ, देखिए, भारत में अलग अलग मसलों के लिए कई ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे टैक्स के लिए, कंपनी लॉ वगैरह। ये कोर्ट जैसी संस्थाएं हैं जो खास मामलों को देखती हैं।
तो ये एक्ट जो है, इसका एक मकसद था कि इन अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के जो सदस्य हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, उसमें एक रूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। अच्छा, लेकिन इसी एक्ट पर कुछ लोगों को आपत्ति थी। हाँ, बिल्कुल। कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए। उनका कहना था कि इस एक्ट के कुछ हिस्से, खासकर नियुक्तियों से जुड़े, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसमें दखल देते हैं। और ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, ऐसा उनका तर्क था। सही कहा। तो ये तो हुई मामले की पृष्ठभूमि। अब आते हैं उस दिन की सुनवाई पर जिसने इतनी हलचल मचाई। हाँ, बताइए। मामला चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुन रही थी। 3 जज थे उसमें। सुनवाई तो सरकार के कहने पर ही टली थी। हाँ, बिल्कुल सही याद है आपको। सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं, अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकट रमणी, वो किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में थे। तो उनकी वजह से पिछली तारीख टल गई थी। तो अब सोमवार को जब सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ताओं की बात खत्म हो चुकी थी, तो सबको यही लगा कि अब अटॉर्नी जनरल एक्ट के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहीं कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, यहीं पर मतलब कहानी में एक मोड़ आ गया। केंद्र सरकार की तरफ से अचानक एक एप्लीकेशन, एक अर्जी दाखिल की गई। अच्छा, किस बारे में? मांग ये थी कि इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया जाए। अरे, बीच सुनवाई में जब याचिकाकर्ता बोल चुके हैं, ये तो वाकई अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित से भी ज्यादा। कोर्ट तो चौंकी गया। चीफ जस्टिस गवई का रिएक्शन बहुत सीधा और कहना चाहिए सख्त था। उन्होंने कहा यह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला है। बाप रे। और फिर उन्होंने वो बात कही जो हेडलाइन बन गई। उन्होंने कहा ये अदालत के साथ चालाकी है। चालाकी? कोर्ट ने सरकार के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया, ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। हाँ, बहुत गंभीर। मतलब कोर्ट का ये कहना कि सरकार उसके साथ चालाकी कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या कोर्ट ने ये भी बताया कि उन्हें ऐसा क्यों लगा? मतलब चालाकी क्यों लगी? हाँ, जस्टिस गवई ने जो आगे कहा उससे मामला और भी गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। बेंच हंटिंग, मतलब कि वो ये बेंच नहीं चाहते थे। हाँ, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो खुद यानी जस्टिस गवई करीब 20 दिन में रिटायर होने वाले हैं। ओहो, तो इशारा ये था कि सरकार शायद जानबूझकर देर कर रही है ताकि मामला किसी और बेंच के पास चला जाए। बिल्कुल, इशारा तो बहुत साफ था। और कोर्ट इस बात से भी नाराज था कि ये अर्जी सुनवाई से ठीक पहले शायद देर रात को या आधी रात को फाइल की गई। अच्छा, टाइमिंग पर भी आपत्ति थी। हाँ, कि जब याचिकाकर्ता अपनी पूरी बात कह चुके हैं, तब आप आकर कह रहे हैं कि इसे बड़ी बेंच को भेजो। ये तो प्रक्रिया का मतलब एक तरह से मजाक उड़ाना हुआ। जस्टिस गवई ने तो शुरू में यहां तक कह दिया कि वो इस अर्जी को इसी टिप्पणी के साथ खारिज कर देंगे कि ये बेंच से बचने की कोशिश है। जाहिर है सरकार के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए ये बहुत असहज स्थिति बन गई होगी। उन्होंने क्या कहा फिर? क्या जवाब दिया कोर्ट की इन बातों का? अटॉर्नी जनरल मिस्टर वेंकट रमणी ने कोशिश की कोर्ट को समझाने की। उन्होंने साफ कहा कि उनका या सरकार का इरादा कतई मतलब बिल्कुल भी कोर्ट के साथ चालाकी करने का या बेंच से बचने का नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा सोचना भी गलत है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा। तो फिर वजह क्या बताई इस अचानक वाले कदम की? अगर चालाकी या बेंच हंटिंग नहीं थी तो फिर देर से ये अर्जी क्यों? यहां पर केंद्र ने एक कानूनी आधार सामने रखा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामले को और गहराई से देखने पर उन्हें लगा कि इसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ शामिल हैं। अच्छा। और ये सवाल सीधे संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं। उनका तर्क था कि ये सवाल इतने अहम और बुनियादी हैं कि इनका फैसला कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ को ही करना चाहिए। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो एक स्टैंडर्ड जरूरत होती है किसी केस को संविधान पीठ भेजने के लिए। हाँ, बिल्कुल। क्या उन्होंने बताया कि कौन से प्रश्न हैं ये? मतलब क्या खास बात है इनमें? हाँ, उन्होंने अपनी अर्जी में संविधान के आर्टिकल 145(3) का हवाला दिया। आर्टिकल 145(3)। हाँ, ये आर्टिकल कहता है कि अगर किसी मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई अहम कानूनी सवाल है तो उसका फैसला कम से कम 5 जजों की बेंच ही करेगी। ये एक तरह से संवैधानिक जरूरत है। अच्छा, तो एक तो ये प्रक्रिया वाली बात हो गई, आर्टिकल 145(3) की जरूरत। क्या कोई और मतलब ज्यादा गहरा संवैधानिक सवाल भी उठाए उन्होंने? बिल्कुल, और यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। केंद्र ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जो सीधा जुडिशरी और लेजिस्लेचर यानी न्यायपालिका और विधायिका के रिश्तों की जड़ में जाता है। वो क्या? उन्होंने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो केंद्र सरकार या संसद को निर्देश दे कि वो किसी खास तरीके से कानून बनाए
या किसी तरीके से ना बनाए। मतलब क्या कोर्ट संसद को हुक्म दे सकती है कि ऐसा कानून बनाओ या वैसा मत बनाओ? हाँ, सरल शब्दों में यही। क्या कोर्ट विधायिका को कानून बनाने की प्रक्रिया या उसके कंटेंट पर परमादेश यानी मैंडेमस जारी कर सकती है? परमादेश वो कोर्ट का आदेश होता है ना किसी अथॉरिटी को कुछ करने के लिए। सही। तो केंद्र का सवाल था कि क्या कोर्ट संसद को कानून बनाने का परमादेश दे सकती है? हाँ, ये तो सीधे सीधे शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत से टकराता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक सिद्धांत है संविधान का। आपने एकदम सही पकड़ा। केंद्र ने यही दलील दी। अटॉर्नी जनरल का तर्क था कि ऐसा परमादेश जारी करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। और ये सिद्धांत, जैसा हम जानते हैं, संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। हाँ, कि सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपने अपने दायरे में काम करें। बिल्कुल, एक दूसरे के काम में दखल ना दें। हाँ। तो केंद्र का कहना था कि कानून बनाना पूरी तरह से संसद का काम है। कोर्ट ये नहीं बता सकती कि कैसा कानून बनाना है। बाप रे, तो ये मामला सिर्फ ट्रिब्यूनल एक्ट या सुनवाई के टाइमिंग का नहीं रहा। ये तो अब इस बड़े सवाल पर आ गया कि कोर्ट की जो समीक्षा की शक्ति है उसकी हद कहाँ तक है, खासकर जब बात संसद की कानून बनाने की ताकत की हो। संवैधानिक सिद्धांत शामिल हैं, इसलिए इसे संविधान पीठ को ही सुनना चाहिए। तो अब क्या हुआ? क्या कोर्ट ने मान ली उनकी बात, भेज दिया केस संविधान पीठ को? नहीं, अभी नहीं। चीफ जस्टिस कवी के बेंच ने अपना रुख साफ रखा। उन्होंने कहा कि वो पहले अटॉर्नी जनरल की पूरी दलीलें सुनेंगे। अच्छा। वो दलीलें जिनमें वो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट का बचाव करेंगे। और अगर उन दलीलों को सुनने के बाद बेंच को खुद लगता है कि हाँ, वाकई इसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या संविधान पीठ को करनी चाहिए, तो वो खुद, मतलब बेंच खुद, मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर देगी। अच्छा, यानी फैसला अभी भी इसी बेंच के पास है। राइट। वो केंद्र की अर्जी पर निर्भर नहीं है, वो खुद तय करेंगे सुनकर। हाँ बिल्कुल, अपनी न्यायिक समझ के आधार पर। तो क्या उस दिन अटॉर्नी जनरल ने बहस शुरू की फिर? हाँ, कोर्ट की ये कहने के बाद अटॉर्नी जनरल ने एक्ट के बचाव में अपनी दलीलें रखनी शुरू की, खासकर उन हिस्सों पर जो ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा शर्तों में एक रूपता लाने से जुड़े हैं। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख रखी है। तो अब इंतजार करना होगा कि पूरी बहस सुनने के बाद ये बेंच क्या फैसला लेती है। तो ये था पूरा घटनाक्रम। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इस पूरे किस्से से क्या बड़े मुद्दे या निष्कर्ष निकलते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली और साफ बात तो ये है कि ये घटना कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक तनाव को दिखाती है। हाँ, वो तो दिखा। खासकर न्यायिक प्रक्रिया, टाइमिंग, शायद नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर भी। जिस तरह से ये अर्जी आई और जिस तरह कोर्ट ने चालाकी और बेंच हंटिंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो मतलब बहुत सहज रिश्ते तो नहीं दिखाते। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट? दूसरा अहम मुद्दा है ये कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का तर्क। हाँ, कि ये वाकई कानूनी जरूरत थी या कोई रणनीति? सही। क्या ये सच में एक देर से समझी गई कानूनी जरूरत थी, जैसा एजी ने कहा, या ये सुनवाई टालने या जस्टिस गवई के रिटायरमेंट के बाद बेंच बदलवाने की एक सोची समझी चाल थी, जैसा कोर्ट ने इशारा किया? इसका जवाब मिलना तो मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तीसरा, इस बहस ने बहुत गहरे संवैधानिक सवालों को फिर से सामने ला दिया है। जैसे वो शक्तियों के पृथक्करण वाला। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं? क्या कोर्ट अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद को कानून बनाने का निर्देश दे सकती है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। इनका जवाब भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ इस एक्ट की बात नहीं है, ये आगे के लिए एक नजीर बन सकता है। और एक बात और जो मुझे बहुत खटकी, वो थी कोर्ट का खुद चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट को केंद्र की रणनीति से जोड़ना। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये असाधारण है। ये दिखाता है कि संस्थानों के टॉप लेवल पर भी आपसी विश्वास को लेकर या कम से कम एक धारणा को लेकर सवाल हैं। ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि संस्थानिक भरोसे का भी मुद्दा है। सही कहा। मतलब कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, असल दुनिया में लोग उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, यहाँ प्रक्रिया और पदार्थ दोनों ही अहम हो गए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पर एक सुनवाई जो शायद रूटीन तरीके से आगे बढ़ती, वो केंद्र के एक अचानक कदम से एक बड़े टकराव में बदल गई। हाँ, और इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तीखी नाराजगी सामने लाई, बल्कि बहस को प्रक्रिया के नियमों से लेकर शक्तियों के पृथक्करण जैसे बड़े संवैधानिक सिद्धांतों तक खींच दिया। और अब जब हम इस चर्चा के आखिर में हैं, तो एक सवाल मन में आता है। इस फौरी कानूनी खींचतान से हटकर अगर सोचें, तो ये पूरा मामला भारत की टॉप कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जो आजकल रिश्ते चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहता है?
अच्छा सवाल है। खासकर उन मामलों में जो कानून बनाने की प्रक्रिया और न्यायपालिका की आज़ादी से जुड़े हैं, जैसे ये ट्रिब्यूनल्स का मामला। क्या ये सिर्फ एक बार की मतलब प्रक्रियात्मक नोकझोंक है जो सुलझ जाएगी? या फिर ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के संतुलन को लेकर किसी भी गहरे संरचनात्मक तनाव का लक्षण है, जिसके असर शायद आगे चलकर दिखें? इस पर सोचने की जरूरत है।